हेलो गाइज, मैं आशीष अग्रवाल और आज हम आरपीएससी द्वारा दिए गए कुछ 10 इंस्टीट्यूट जो कि सिलेबस के पार्ट ए के यूनिट नंबर 3 में दे रखे हैं। तो इससे पहले हम BIS पे चर्चा कर चुके थे। तो हमारा जो नेक्स्ट है ICMR। ICMR एक बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया में स्थापित है। और ICMR की फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो, ICMR तो बाद में आया था। हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, ICMR से पहले इसका नाम इरफा था। IRFA इरफा, जो कि 1911 में स्थापित हुआ था। इसका फुल फॉर्म इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जो कि 1911 में स्थापित हुआ था। और इरफा का जो नाम चेंज इनटू द ICMR वो हुआ था 1949 में, 1949। ICMR को कंट्रोल करने वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो है हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट में मनसुख मावंडिया है। ICMR के जो अभी DG हैं, वर्तमान DG प्रेजेंट, वो हैं डॉक्टर राजीव वाहेल। ICMR के जो फर्स्ट DG थे वो थे CG पंडित। देखो, ICMR जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में है, और इनका जो वर्क है वो मैं एक बार पहले बता चुका हूँ। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, और ये मेडिकल से रिलेटेड अलर्ट एंड एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट इंडिया को सलाह मशवरा करना मेडिकल से रिलेटेड, वो ICMR का काम है। ICMR का जो स्थापना जो श्रेय एस्टेब्लिश्ड क्रेडिट है वो जाता है हारकोर्ट बटलर को। अब ICMR की एक पत्रिका निकलती है जर्नल, उसका नाम है IJMR, इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च, जो कि फर्स्ट टाइम जो प्रकाशित हुई थी वो 1913 में हुई थी। और ये मंथली प्रकाशित होती है, और इस जर्नल के अंदर मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड मेंशन किया जाता है इसमें। और हम बात करें ICMR और ICMR की कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट हैं। जैसे CTRI, जिसका फुल फॉर्म है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया। ये ICMR के द्वारा स्थापित किया गया एक इंस्टीट्यूट है। ऐसे ICMR के 27 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया। 27 इंस्टीट्यूट है। और रीजनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ये 27 इंस्टीट्यूट विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए। ये इंस्टीट्यूट वहाँ क्षेत्र के हिसाब से कोई स्पेसिफिक बीमारी या कोई भी मेडिकल इशू होता है तो उनसे रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च होती है। और ICMR का एक यूनिट है निन, एक ऐसा ही संस्था है निन। निन का काम है, निन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल, ये एक संस्था है। और हम इस निन की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो ये तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर सिटी में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाश्चर इंस्टीट्यूट। उस पाश्चर इंस्टीट्यूट की जो लैब है बेरी बेरी में ये स्थापना किया गया था 1918 में, और इसको चेंज कर दिया गया था निन के अंदर 1968 में, और जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल। देखो, बेरी बेरी लैब को ही चेंज किया गया था निन में, और इसका काम है न्यूट्रिशन से रिलेटेड देख रेख। और आईसीएमआर की कुछ हम उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये स्वदेशी दवाओं पर शोध करता है, जिन्होंने ये 1990 में स्टार्ट किया था। और 1937 में पहला भारतीय शाखा पदार्थों के पोषक मूल्य और संतोषजनक आहार योजना स्टार्ट की थी। 1941 में हेल्थ रिसर्च पर जोर दिया था, बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप दिया था। 1945 में इरफा ने रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट किया था। और आईसीएमआर ने 1949 में फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था। फाइलेरिया एक डिजीज है जिसका कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था। और 1955 में इसने फर्स्ट टाइम राष्ट्रव्यापी तपेदिक सर्वेक्षण, मतलब तपेदिक मतलब टीबी की जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, उसका सर्वेक्षण कराया था। 1959 में टीबी का घरेलू उपचार बताया था। 1967 में चांदीपुरा जो वायरस होता है उसके एजेंट की खोज की थी। और इन्होंने एक क्वासा नूर वन रोग की खोज की थी, और वो क्वासा नूर वन रोग की जो खोज की थी वो कर्नाटक के सागर सरोना जिले के अंतर्गत की थी। आईसीएमआर की कुछ और अचीवमेंट है, जैसे 1980 में इन्होंने ह्यूमन हेपेटाइटिस की खोज की थी। और 2013 में जापानी इंसेफ्लाइटिस टीका का लॉन्च किया था। 2019 में मलेरिया से रिलेटेड मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इनका 2030 तक एक टारगेट है मलेरिया को मुक्त करना है। और 2019 में अपना फेमस कोरोना टेस्ट RT-PCR और एलिसा लॉन्च किए थे। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो अपने टीके लगे हैं वो आईसीएमआर के द्वारा ही निकाली गई थी। और वैक्सीन इंडियन बायोटेक एंड आईसीएमआर के द्वारा रेडी किया गया था। आईसीएमआर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि 27 इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने पहले बताए थे। और राजस्थान के अंदर भी एक आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है जिसको हम NIIRNCD, जो कि जोधपुर में है, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि जोधपुर में अपने FSO के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर राजस्थान का कोई भी इंस्टीट्यूट है जो आईसीएमआर से कंडक्ट रहता है तो ये पूछा जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और हम इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे कोरोना में तुमने वायरस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट सुना होगा पुणे के अंदर, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, वो आईसीएमआर ही कंडक्ट करता है, आईसीएमआर ही कंट्रोल करता है। और अपना एक तुम्हारा बहुत सारे हैं, इसको तो मैं ना आईसीएमआर की विकीपीडिया साइट पर जाके 27 इंस्टीट्यूट है उनको देख सकते हैं। पर लेकिन अपने एग्ज़ाम FSO से रिलेटेड एक जोधपुर वाला इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और अपना निन जो हैदराबाद में था, अभी हमने इस पर बेरी बेरी लैब से रिलेटेड चर्चा की थी। और एक इसका इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिक्स NIMS, जो कि दिल्ली में,
और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि भोपाल में है, और एक तुम्हारा इम्यूनोहेमेटोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई में है। इस प्रकार के कुछ 27 इंस्टीट्यूट हैं और आप इनको देख सकते हो, कुछ मैंने भी मेंशन कर रखे हैं नीचे की साइड। तो ये ICMR कंप्लीट हुआ और हम नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा इसी PDF के अंतर्गत ICAR जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये इंस्टीट्यूट ICAR, उसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो देखो 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक कमेटी थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड लिंथगो। इन्होंने क्या एक रिपोर्ट पेश की थी 1928 में। उस रिपोर्ट के अंतर्गत एक संस्था थी जिसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 16 जुलाई 1929 को स्थापित की गई थी। इस इंपीरियल से ही ICAR बना था। नाम सेम था, सॉरी नाम डिफरेंट था, बस एक नाम चेंज किया गया था इंपीरियल से इंडियन। जब इंपीरियल से इंडियन में चेंज किया गया था तो उस टाइम इनके जो अध्यक्ष थे वो थे योगेंद्र सिंह। ठीक है, बस इंपीरियल के स्थान पर इंडियन लगा दिया और फिर अब नाम बन गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इनके जो अभी जो DG हैं, अभी मतलब प्रथम DG के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला, और फर्स्ट DG हैं वो डॉक्टर BP पॉल हैं, जो कि गुलाब के प्रजनक माने जाते हैं। प्रेजेंट स्टेटस की हम बात करें तो इनके DG कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट में DG इनके हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक, और अध्यक्ष हैं तुम्हारे नरेंद्र तोमर। ये एक मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि कृषि मंत्री से कैबिनेट मंत्री है। तो अध्यक्ष इनका कैबिनेट मंत्री, और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होता है, जो कि हमारे राजस्थान के बाड़मेर से सांसद हैं, वो हैं कैलाश चंद्र चौधरी। और हम राजस्थान एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो ये लालचंद कटारिया हैं, जो कि जोटवाड़ा से MLA हैं। ICAR का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ICAR का 50 वर्ष कंप्लीट हुआ था, वो 1979 में कंप्लीट हुआ था, जो कि 1929 में स्टार्ट हुआ था। तो गोल्डन जुबिली बनाई गई थी, और गोल्डन जुबिली एनिवर्सरी बनाई थी तब इन्होंने ICAR ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, लैब टू लैंड का उद्देश्य था कि कृषि से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी थी, या उस टेक्नोलॉजी से मतलब किसानों का उद्धार किया जाए, उनके इकोनॉमिक को कैसे बढ़ाया जाए, उनके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था लैब टू लैंड। ICAR की एक संस्था है NDRI, जो कि 1923 में स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है करनाल, हरियाणा में। और 16 जुलाई 2022 को ICAR को 54 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और NDR की हम पहले बात की थी तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो, जैसे हम हरित क्रांति, जो कि एक कहीं ना कहीं ICAR से रिलेट करती है, तो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर एक हरित क्रांति हुई थी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इस क्रांति में स्टार्टिंग जो वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1939 से 1942 के बीच में, वर्ल्ड में मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। और जब इनके जनक थे एनी वोरलॉग, जो कि शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए हैं। और इंडिया में हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और इनका स्वामीनाथन जी का जो हेल्प करने वाले जो पर्सन थे वो थे BP पॉल। तो स्वामीनाथन जी को विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में
दिया गया है। और इंडिया में जो हरित क्रांति का जो वजह थी वो थी जो भी ड्वार्फ वैरायटी यूज, मतलब बौनी किस्में यूज की जाती हैं। तो बौनी किस्मों से यूज करने से जो प्रोडक्शन था वो कम था या कुछ भी था, तो हरित क्रांति इसके लिए आई थी। और फर्टिलाइजर्स यूज एक्सेसिव, मतलब फर्टिलाइजर्स जो खाद है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा था, इसके पीछे भी एक हरित क्रांति को लाना ज़रूरी था। और हरित क्रांति में जो प्रभावी फसल थी वो थी गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल जो प्रभावी फसल थे, जो मेन मुद्दे थे, वो मेन मुद्दे जो फसल थी वो थी वीट और राइस। आईसीआर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे आईसीआर के टोटल इंस्टीट्यूट हैं वो हैं 111। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 111 इंस्टीट्यूट। और इसके आईसीआर के 732 केवी के मतलब केंद्रीय कृषि केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, इसका फुल फॉर्म है। और राजस्थान के अंदर भी आईसीआर के 47 केवी के हैं। और राजस्थान में जो फर्स्ट केवी के जो खुला था वो फतेहपुर एक तहसील है सीकर के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट केवी के खुला गया था 1976 में। एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट इन राजस्थान, एग्रीकल्चर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो राजस्थान में जो कि आईसीआर के कंट्रोल में है। जैसे काजरी, फेमस अपना जोधपुर वाला। और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन राजस्थान जो आईसीआर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे काजरी जोधपुर, CIAH केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीजवाल बीकानेर में है, NRCSS राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान जो तबीजी अजमेर में है, और अपना केंद्रीय सरसों अनुसंधान DRMR जो कि भरतपुर में है। भरतपुर सरसों के लिए फेमस मानी जाती है, फेमस सिटी है। SWRI सेंट्रल बेड एंड ऊन रिसर्च इंस्टीट्यूट वो मालपुरा टोंक में है। RCC राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान, राष्ट्रीय कैमल जोहोड़बीट बीकानेर में है। RARI राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जो जयपुर के अंदर है, राजस्थान में है। आफरी अरिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हारा ये जोधपुर में है। अब हम बात करते हैं आईसीआर की। ICAR अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट हैं और हम पे बात करें। जैसे 1957 में मक्का पर एक अनुसंधान हुआ था, मक्का पर जो फर्स्ट टाइम 1957 में, जिसका नाम था अखिल भारतीय संयुक्त अनुसंधान। 1958 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था। इंडिया के अंदर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे न्यू दिल्ली, करनाल, इज्जतनगर और मुंबई। 1960 में आईसीआर द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को खोला गया था, क्योंकि प्रेजेंट में इसको गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तो इंडिया में फर्स्ट उद्यानिकी एंड वानिकी यूनिवर्सिटी सोलन एक सिटी है हिमाचल प्रदेश में, वो वहाँ खोला गया था। और GBPUAT जो पंतनगर में अभी हमने चर्चा की थी वो पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। राजस्थान में फर्स्ट आईसीआर द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो पहले उदयपुर में थी, जिसको महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, हालांकि अब वो बीकानेर में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो राजस्थान में फर्स्ट उद्यानिकी एवं वानिकी जो कि झालावाड़ में है, और सेकंड उद्यानिकी एवं वानिकी दुर्गापुरा जयपुर में है। 1966 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी।
और 1974 में फर्स्ट KVK इंडिया का जो था वो पांडिचेरी में खोला गया था, पांडिचेरी। और 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा एवं कृषि वैज्ञानिक भर्ती मक्कल स्थापना की गई थी। और 1979 में लैब टू लैंड जो गोल्डन जुबली एनिवर्सरी बनाई गई थी स्थापना दिवस की, वो तब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। 1995 में इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ये अभी पूछा भी गया था, एक क्वेश्चंस मैंने देखा था इससे रिलेटेड। और 1996 में नेशनल जीन बैंक एस्टेब्लिश किया गया था, वो है न्यू दिल्ली में। 1989 में किंग वॉर्डियन अवार्ड दिया गया था ICAR को हरित क्रांति की वजह से। और 1996 में NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की थी। और 2004 में किंग वॉर्डियन अवार्ड दोबारा से दिया गया था ICAR को। 2005 में NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और 2019 में किसान ऐप को लॉन्च किया था, जिसमें 12 भाषाओं का उल्लेख है, मतलब 12 भाषाओं में ये ऐप चलता है। और इसका किसान का जो फुल फॉर्म है कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर ऐप नबी पतन। और 2005 में आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। ये एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब हम बात करते हैं आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एक व्यापार से संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का पर्पस बस यही था कि इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे बहुत सारी वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिनका इकोनॉमिक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने लगी थी, उनका इकोनॉमिक बहुत गिर गया था। और उस मंदी को उठाने के लिए उस मंदी से उठने के लिए नेशनल लेवल पे क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएँ, व्यापार से रिलेटेड क्या मतलब कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए देशों के अंदर, और कैसे इकोनॉमिक को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार के सिस्टम पे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की हम बात करें तो ये सीधा WTA नहीं बना था। WTA से पहले इसकी एक संस्था थी, गेट के नाम से जानी जाती है। पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो गेट के नाम से जानी जाती है। और 1947 में ये गेट के लिए सिग्नेचर किया गया था और 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक फ्रीडम सिस्टम है, ये किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, एक फ्रीडम सिस्टम है। और यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये पार्ट नहीं है, ये एक फ्रीडम सिस्टम है। तो गेट कब आया था? 1947 में। फिर गेट से ये WTO बना था। गेट से क्या बना था? ये WTO। अब WTO ये कब बना था? वो बना था 1 जनवरी 1995। किस समझौते के अंतर्गत? मार्केस समझौते के अंतर्गत। तो गेट से WTO इस्टेब्लिश्ड 1995 में। लेकिन एक उरुग्वे की एक वार्ता हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम उरुग्वे की वार्ता कहते हैं, वो 15 अप्रैल 1994 को हुई थी। और उस वार्ता के अंदर गेट को WTO में कन्वर्ट किया गया था और इसको इस्टेब्लिश्ड 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट कर दिया गया था। WTO का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इनके जो फर्स्ट DG थे PT शेडलाइन थे। और प्रेजेंट के जो DG हैं वो है न्यूगोजी ओंकोलो एवेला, जो कि एक वुमेन है। और इनका हाल ही में इंडिया में भी विजिट हुआ था 2022 के अंदर। प्रथम जो WTO के अध्यक्ष थे वो थे रेनेटो
रेनेटो रूगिero। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है डेक्यो कॉस्टेलो। इस WTA के 164 सदस्य हैं, मतलब 164 कंट्री ऐसी हैं इसके मेंबर हैं। और सबसे अंत में जो मेंबर बनी थी वो थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे एंड में जाके इसका मेंबरशिप ली थी। गेट की जो अभी बात कर रहे थे, इसका जो फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था, मतलब मेंबरशिप ली थी, वो WTO से, मतलब WTO है, उससे जो मेंबरशिप ली थी वो 1 जनवरी 1995 को ली थी। और जबकि इंडिया ने गेट की जो पार्टिसिपेट किया था, मतलब उसकी मेंबरशिप ली थी, वो 8 जुलाई 1948 को ली थी। WTO के कुछ मंत्री सम्मेलन हुए जिसको हम MC के नाम से जानते हैं, मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट जो हुआ था वो 1996 में हुआ था, मतलब 1995 में WTA बना था। और इसका सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के नाम से जाना था, जो कि 1996 में सिंगापुर में हुआ था। MC11 जो कि लास्ट अभी 2017 में हुआ था, मतलब सेकंड लास्ट, जो कि अर्जेंटीना में किया गया था 2017, 10 से 13 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। MC12 जो कि जिनेवा जो इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस किया गया था हाल ही में 2022 में, 12 से 17 जून। MC13 जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो 2024 के अंदर होगा आबू धाबी में। हालांकि ये मंत्री सम्मेलन हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, हर 2 साल में ये किया जाता है। और ये गेट का हमने अभी हिस्ट्री पढ़ाई था। देखो WTO को बनाने का जो पर्पस था वो क्या था, तो इसके 6 पर्पज हैं, वो हम अभी देखते हैं। तो पहला पर्पज इंटरनेशनल बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रेडिंग होगी, ये संस्था उस ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो बनाएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में की बात करें तो फर्स्ट है तुम्हारा रूल्स एंड रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, मतलब इंटरनेशनल संबंधित जो व्यापार है उससे रिलेटेड ये रूल्स एंड रेगुलेटिंग करेगी। और दूसरा पॉइंट है इसका द एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं से कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, या कोई भी व्यापार से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको अपनी बौद्धिक क्षमताओं से उसने बनाया है, तो वो कंट्री उस प्रोडक्ट पे अपना पेटेंट करवा सकती है और उस पर खुद का अधिकार होगा, ये WTO कहता है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड इन सर्विस, ये द जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड इन सर्विस, इसका ये थर्ड पॉइंट है। सेकंड जो पर्पस था एक्टिंग एज ए ग्लोबल अपेक्स फोरम, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग के मामले में इंटरनेशनल लेवल पे अपेक्स फॉर्म, मतलब एक बहुत बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन है। और मतलब WTA जो डिसाइड करेगा वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हर कंट्री को अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा पर्पज रेजुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, मतलब जो विवादों का जो मतलब नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी व्यापार से संबंधित विवाद है उनका एक समाधान करेगा। और समाधान एक तरफा डिसीजन से नहीं होगा, सभी जो मेंबरशिप हैं उन मेंबरशिप की सलाह मशवरा से ये समाधान किया जाएगा। इसका फोर्थ पर्पज है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी WTO वो लेता है, डिसीजन लेता है, किसी भी व्यापार से संबंधित डिसीजन लेता है या कोई रूल्स रेगुलेशंस निकालता है, तो उसमें डिसीजन में कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं होगी, ये पारदर्शिता के साथ ये डिसीजन लिया जाएगा, मतलब सभी मेंबरशिप के साथ सलाह मशवरा करके ये
डिसीजन लिया जाएगा। 5 पॉइंट है इसका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग। मतलब एक दो इंटरनेशनल वो हैं इंस्टीट्यूट, एक तो तुम्हारा IMF और एक वर्ल्ड बैंक। ये दोनों फंड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं अपने वर्ल्ड के अंदर के जो अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उनको इकोनॉमिक्स का हाल देखा जाए तो बहुत मंदी है वहाँ पे, और उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट्स और बहुत ज़्यादा मनी की जो आवश्यकता है। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों हेल्प करते हैं। तो IMF और वर्ल्ड बैंक से भी ये रिलेट, मतलब ये कांटेक्ट रखता है आई WTO IMF और वर्ल्ड बैंक से भी कांटेक्ट रखता है। आगे हम 6th पर्पज की बात करें तो विकासशील देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना। जो विकासशील देश है उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करेगा। गेट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, GATE लिख रखा है मैंने, पर लेकिन ये GATT है। तो वो गेट कब बना था, कैसे बना था? तो गेट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम उर्गो वार्ता कहते हैं, और ये 8 वार्ताओं के बाद WTO बना था। मतलब जो 8वीं वार्ता हुई थी उसको उर्गो वार्ता कहते हैं। और मतलब गेट के दौरान जब WTO में चेंज हुआ, गेट WTO में चेंज हुआ, तो उसके जो DG थे उर्गो वार्ता के दौरान वो थे आर्थर डंकल। ये वार्ता एक डंकल मसौदा के नाम से ही जानी जाती है। देखो WTO जो कि हेल्प भी करता है, सब्सिडी भी देता है, और सब्सिडी के WTO सब्सिडी जो कि 3 प्रकार की होती है जो WTO देता है। एक होती है ग्रीन सब्सिडी, और एक होती है अम्बर सब्सिडी, और एक होती है ब्लू सब्सिडी। मेरे हिसाब से WTO की ये 3 सब्सिडी के नाम ही रखना बहुत ठीक है, FSO एग्ज़ाम से देखा जाए तो। थोड़ा बहुत और देख लें तो जैसे ग्रीन सब्सिडी है, तो जैसे किसी कंट्री में आपदा प्रबंधन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। कोई कंट्री है उसका स्थानीय विकास कार्यक्रम चलाना है तो उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उससे जो सब्सिडी प्रोवाइड कराती है उस सब्सिडी का नाम ग्रीन सब्सिडी रखा गया। दूसरा है तुम्हारा अम्बर बॉक्स सब्सिडी। मतलब इस सब्सिडी में जो डायरेक्ट सब्सिडी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर टू मतलब डायरेक्ट सब्सिडी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्सिडी है। और एक होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्सिडी होती है, वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WHO। अपना नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपने कोरोना काल में आपने बहुत सुना होगा, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और एक ये एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, जो कि WHO एक एजेंसी ऑफ संयुक्त राष्ट्र, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जिनेवा WTO का भी हेडक्वार्टर है और WHO का भी हेडक्वार्टर है, ऐसे करके हम ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट DG थी वो थी डॉक्टर जॉर्ज ब्रेक, और जो कि प्रेजेंट DG हैं इनकी वो है टेड्रोस अदानोम। और इनके टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 194। और इसका जो इंडिया WHO का जो मेंबरशिप ली थी वो 12 जनवरी 1948 को ली थी। और इसके वर्ल्ड लेवल पर WHO के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 6 क्षेत्रीय कार्यालय, और 150 से ज़्यादा, मतलब 150 फील्ड ऑफिसेस हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऑफिसेस हैं वो 150 हैं। अपना इंडिया
का जो क्षेत्रीय कार्यालय आता है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, और साउथ ईस्ट एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अफ्रीका फर्स्ट, इसका क्षेत्रीय कार्यालय, फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे कह सकते हैं इसको, और सेकंड वेस्टर्न पैसिफिक, थर्ड ईस्टर्न मेडिटेरियन, फोर्थ साउथ ईस्ट एशिया जो कि अपना इंडिया इसके इसके अंतर्गत आता है, और फिफ्थ तुम्हारा यूरोप, और सिक्स्थ अमेरिका। और हम फर्स्ट